नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे झारखंड की खबर के साथ में। दरअसल झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी से निष्कासित नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर 8 साल तक अपनी नौकरानी को, दिव्यांग नौकरानी को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी और अब जो जानकारी मिल रही है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो झारखंड से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। रिटायर्ड आईएएस बीबी पात्रा की पत्नी और बीजेपी से निष्कासित नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीमा पात्रा पर दिव्यांग नौकरानी को 8 सालों तक टॉर्चर करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक सीमा के घर दिव्यांग लड़की पिछले 8 सालों से काम कर रही थी। आरोप है कि इस दौरान सीमा उसके साथ मारपीट करती थी और बंधक बनाकर भी रखती थी। सीमा रांची छोड़कर भागने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसे बड़ी कामयाबी भी पुलिस के लिए माना जा रहा है। सुबह अरगोड़ा पुलिस ने सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस सीमा पात्रा को तलाश कर रही थी। पिछले 2 दिनों से पुलिस ने सीमा पात्रा से जुड़े ठिकानों पर छापा भी मारा था। वहीं मंगलवार को मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। नौकरानी सुनीता के शरीर पर कई निशान भी देखने को मिले थे। उसे कई बार गर्म तवे से भी दागा गया। दरअसल मामले का खुलासा सीमा के बेटे आयुष्मान के दोस्त विवेक बस्के ने किया। आयुष्मान ने ही विवेक को जानकारी दी थी कि उसकी मां नौकरानी सुनीता को यातनाएं देती है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की मदद से सुनीता को आजाद करवाया। बता दें कि सुनीता का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद से सीमा पात्रा की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। पुलिस ने SC/ST एक्ट और IPC की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। उन्होंने मंगलवार को DGP से पूछा था कि अब तक मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, लेकिन अब पुलिस ने सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में अब बात कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की भी कर लेते हैं। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की पूजा को अनुमति दे दी है। तो हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की पूजा की इजाजत मिल गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और कुछ शर्तों के साथ पूजा करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति प्रतिवादी की है और इसका उपयोग नियमित गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने से इनकार करते हुए मामला हाईकोर्ट के पास भेज दिया था। मामले को लेकर सबसे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने पहले मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने सरकार को पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर विचार करने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने 31 अगस्त 1 सितंबर को पूजा की इजाजत दे दी थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जगह को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि वहां सालों से ईद की नमाज हो रही है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने मैदान पर वक्फ बोर्ड के दावे को विवादित बताया और कहा कि सरकार को वहां पूजा की इजाजत देने पर विचार करने से रोका नहीं जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वक्फ बोर्ड ने कहा कि मैदान पर 1964 से नमाज हो रही है, वहां पूजा करने से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के चमाराजपेट में ईदगाह की भूमि के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए कहा था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय 2.5 एकड़ जमीन के स्वामित्व पर फैसला करेगा, जिसके बाद ईदगाह की जमीन पर गणेश उत्सव की पूजा करने की इजाजत सशर्त कर्नाटक हाईकोर्ट ने दे दी है। बुलेटिन में अब बात कांग्रेस पार्टी की भी कर लेते हैं। दरअसल G23 ग्रुप कांग्रेस पार्टी की सरदर्दी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद अब G23 नेताओं का गुलाम नबी आजाद से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। दरअसल मंगलवार को पार्टी के सीनियर नेता आनंद शर्मा, हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा
और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। बता दें कि ये तीनों नेता भी G23 ग्रुप का हिस्सा हैं। अब भले ही तीनों नेता इस मीटिंग को औपचारिक बता रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में कयासों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी है। उनके करीबी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है और उनकी विरोधी कही जाने वाली कुमारी शैलजा को पद से हटा दिया है। उसके बाद भी हुड्डा का आजाद के खेमे में रहना कांग्रेस को अलर्ट करने वाला है। इसके अलावा G23 का ही हिस्सा कहे जाने वाले शशि थरूर भी अलग ही सुर में दिख रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना चाहिए और वो जितने ज्यादा उम्मीदवार इस दौरान चुनाव में होंगे उतना ही बेहतर होगा। उनके स्टैंड से ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि वे भी अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर सकते हैं। साफ है कि G23 समूह पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुश्किलें बढ़ा रहा है। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के बाद कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी में अपने रवैये को लेकर बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसी के चलते आजाद साहब को पार्टी से अलग होने का फैसला लेना पड़ा। इस बीच G23 के कुछ और नेता अनौपचारिक मीटिंग कर रहे हैं और जल्द ही उनकी ओर से भी कुछ ऐलान किया जा सकता है। इन नेताओं के साथ शशि थरूर भी आ सकते हैं, जिनके बारे में चर्चा है कि पार्टी अध्यक्ष के लिए वे चुनाव लड़ सकते हैं। साफ है कि कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले दिनों में बागी बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने जो संकट जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सामने खड़ा किया है, वैसी ही चुनौती हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस के सामने आ सकती है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कैसे रखेगी, जमीनी स्तर पर मजबूती की बात होती है, जनाधार को कैसे बढ़ाया जाएगा इसकी बात होती है, लेकिन जो टूट कांग्रेस में देखने को मिल रही है, आखिर उससे कांग्रेस कैसे उभरेगी, ये अपने आप में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के सामने संकट बड़ा है और इस संकट से उबरने के लिए रणनीति पर काम करने की जरूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आला कमान इस मामले को गंभीरता से कब लेता है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा या फिर चयन होगा। इस बीच चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मनीष तिवारी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू तो हो चुकी हैं। 17 अक्टूबर को इसके लिए चुनाव भी होगा और 2 दिन बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस सांसद और पार्टी के बागी नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनीष तिवारी ने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे पहले आनंद शर्मा भी CWC की मीटिंग में मतदाता लिस्ट पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस में G23 के सदस्य मनीष तिवारी ने संगठन चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री से पूछा है कि मतदाता सूची सार्वजनिक किए बिना निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। तिवारी ने कहा कि क्लब के चुनाव में भी ऐसा नहीं होता। इसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए करीब 9000 मतदाता हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि मतदाताओं की लिस्ट प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों में है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्ट सौंपी जाएगी। तिवारी ने पूछा है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए क्या राज्यों में भटकना होगा। तिवारी ने यह आशंका भी जताई है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में किसी उम्मीदवार का पर्चा इस बहाने से रद्द किया जा सकता है कि प्रस्तावक मतदाता ही नहीं है। अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। तिवारी के ट्वीट से यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस का बागी ग्रुप अध्यक्ष चुनाव के उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारी का दावा पेश कर सकते हैं। मनीष तिवारी भी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं और हाल ही में G23 के नेताओं ने जिस तरह से 3 नेताओं ने आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की है, तो फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने संकट तो बड़ा नजर आ रहा है। अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद क्या यह संकट और गहराता हुआ नजर आएगा, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। बुलेटिन में अब बात दिल्ली की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से खूब सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। मधुशाला घोटाले में
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ जांच चल रही है। कार्रवाई का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। सीबीआई की टीम ने छापेमारी भी की। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर भी खूब सियासत देखने को मिली और ऑपरेशन लोटस भी पिछले दिनों खूब सुर्खियों में रहा। अब ऑपरेशन लोटस के आरोप पर बीजेपी ने जांच की मांग कर दी है। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, हम दिल्ली के 7 सांसद दिल्ली के प्रश्न यहां के लोगों के सामने ला रहे हैं। वो महाठग हैं, महाझूठे हैं। ऐसी केजरीवाल गैंग यहां की जनता को घोटालों को लेकर जवाब नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के आरोप जो लगाए हैं उस पर भी मनोज तिवारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत गंभीरता के साथ उपराज्यपाल को एक चिट्ठी हमने लिखी है जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच की मांग की गई है कि जो आरोप ऑपरेशन लोटस को लेकर के लगाए जा रहे हैं उनकी जांच की जाए। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में लोकतंत्र की जड़ों पर बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। दिल्ली में एक पर एक घोटाला हो रहा है। वहीं महाठग अरविंद केजरीवाल गैंग दिल्ली की जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी दिल्ली के सांसदों ने शराब घोटाले पर केजरीवाल से बार बार सवाल किए, लेकिन उसका जवाब देने के बजाय उनकी सरकार के कई चुनिंदा लोगों ने झूठे आरोप लगाए जो सबके लिए आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट लगातार बदल रहे हैं। हम इन प्रश्नों को गंभीरता से ले रहे हैं। हम सभी ने एलजी को चिट्ठी लिखी है कि ऐसे घिनौने बयान को केजरीवाल सरकार ने पब्लिक डोमेन में कहा है। वे जिस तरह से बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर खरीदने का आरोप लगा रहे हैं जो कि सरासर झूठ है। इन सब आरोपों की जांच फॉरेंसिक होने चाहिए जो इन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं। जिनको कॉल आया है उनकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो। ये लोग शराब घोटाले को लेकर हमेशा अटेंशन बदलते गए। तो जिस तरह से अब सियासत दिल्ली में देखने को मिल रही है, जिस तरह से ऑपरेशन लोटस को लेकर के विधायक खरीदने का आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की गई थी और संजय सिंह ने आरोप लगाए थे, अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते हुए नजर आए थे। तो अब उस पर आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करने की तैयारी जरूर बीजेपी ने शुरू कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब एलजी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद जब जांच होगी तो जांच की गाज किस किस पर गिरती हुई नजर आएगी। बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब की भी कर लेते हैं। दरअसल पंजाब के तरन तारण में एक चर्च में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कुछ उपद्रवी रात को करीब 12:30 बजे चर्च में घुसते हैं और उसके बाद तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला कस्बा पट्टी के ठगरपुर गांव का है। घटना देर रात करीब 12:30 की है। 4 आरोपी चर्च में दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी नजर आ रहे हैं। इस दौरान चर्च में तोड़फोड़ की गई और चर्च के बाहर लगी भगवान यीशु और मरियम की मूर्ति को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बता दें कि 3 दिन पहले जंडियाला के पास गांव में ईसाइयों और निहंगों के बीच झड़प का मामला भी सामने आया था। दरअसल रात को 4 लोग चर्च में दाखिल हुए और गार्ड के सिर पर पिस्तौल तान दी और फिर चर्च की पहली मंजिल पर बनी भगवान यीशु और मरियम की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों ने मूर्ति का सिर अलग कर दिया और सिर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, जाते वक्त चर्च के अंदर खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद ईसाई धर्म के लोगों ने सुबह पट्टी खेमकरण राजमार्ग को बंद कर दिया। धरने पर बैठे ईसाई आरोपियों को पकड़ने की मांग करते हुए नजर आए। बता दें कि इससे पहले रविवार को जंडिया गुरु के गांव डडुवाना में ईसाइयों के कार्यक्रम को निहंग सिखों ने रुकवा दिया था और मौके पर तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने 150 निहंग सिखों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं मंगलवार को श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बयान जारी कर निहंगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ईसाई पादरी पाखंड के जरिए हिंदू और सिखों को बहका रहे हैं और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। कई बार निहंगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन शिकायत को सरकार ने नहीं सुना। इसके बाद विवाद और भड़क गया था। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।